हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके साथ और आज हम बात करने वाले हैं राज्य व्यवस्था के प्रश्नों के बारे में एपिसोड 2 के माध्यम से। पहला एपिसोड अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा जो अन्य विषयों पर भी लगातार एमसीक्यूज हर दिन आपके सामने 9 बजे रात को आ रहे हैं चैनल पर, आप देखते जाइए, फॉलो करते जाइए। अगर नहीं देखा है तो देखना शुरू कर दीजिए। चलिए अब हम एमसीक्यूज के इस राज्य व्यवस्था के एपिसोड दूसरे पर शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ में। और पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाता है? पद्म पुरस्कार प्रदान करना, दूसरा है सार्वजनिक रोजगार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण, फिर है स्थानीय उच्च जाति के व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त व्यवहार और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को इससे वंचित रखा जाता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है, कौन सा उल्लंघन नहीं माना जाता है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि पहले हम जवाब देख लेते हैं, फिर उत्तर की तरफ आते हैं। सही जवाब है कि ए, यानी कि पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है वह बताता है कि समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। पद्म पुरस्कार प्रदान करना भी और सार्वजनिक रोजगार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देना भी। अब देख लेते हैं जरा इसके विस्तार से। अनुच्छेद 18 को अगर हम देखें, याद रखिएगा अनुच्छेद 18 है किससे संबंधित? उपाधियों के अंत से। अब इस अनुच्छेद 18 में ही हम जरा ध्यान दें तो उसमें यह बात कही गई है कि यह अधिकार देता है कि राज्य सैन्य या शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने वालों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं देगा। इसे समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाता है। यानी कि अब यहां पे देखिए कि जो पद्म पुरस्कार है ये वो पुरस्कार हैं, चाहे तो भारत रत्न भी देख लीजिए, इस प्रकार के जो पुरस्कार हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब के सब इनकी संवैधानिकता को बरकरार भी रखने में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात कही है 1998 में। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि इनकी संवैधानिकता बरकरार रहेगी। इसका मतलब यह है कि ये संविधान में उल्लिखित समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं। उसके बाद अगले इस कथन के लिए देखते हैं कि जो अनुच्छेद 16 है वह क्या कहता है? सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की बात करता है। और उसी के अंतर्गत जो अनुच्छेद 16(4) है, उस 16(4) में क्या बात कही गई है? उसमें कहा गया है कि राज्य नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान कर सकता है जिसका राज्य की राय में राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। और अवसर की समानता के अधिकार की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है, यानी कि आरक्षण को वह अवसर की समानता की पूर्ति के लिए आवश्यक ही मानता है। तो ऐसे में यह भी सही है। पहला और दूसरा जो है यह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रहा, लेकिन तीसरा वाला करता है। उसके लिए हमें देखना होगा आगे। अनुच्छेद 15 में कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध भी किया गया है। उसमें कहा गया है आर्टिकल 15(1) के तहत, याद रखिएगा कौन सा है? 15(1) है। और उसमें साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसके तहत राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा, जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे लिंग हो, चाहे जन्म स्थान हो, इसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो अब आप सोचिए कि इस प्रकार से अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को वंचित नहीं रखा जा सकता है या किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह उल्लंघन माना जाएगा। इसी वजह से हम इसे शामिल नहीं करेंगे हमारे जवाब में। ए हमारा उत्तर होगा। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है निवारक निरोध से। अब इसमें देखिए सवाल कहता है कि निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? पहला स्टेटमेंट देखिए, संसद के पास रक्षा, विदेशी मामलों और सुरक्षा से जुड़े कारणों के लिए निवारक हिरासत का कानून बनाने का विशेषाधिकार है। फिर उसके बाद दूसरा क्या कहता है? राज्य विधानसभाओं के पास राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव से जुड़े कारणों के लिए निवारक हिरासत का कानून बनाने का विशेषाधिकार है। आपको नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। अब चलिए एक तरफ से देखते हैं कि पहले जान लेते हैं जवाब क्या है इस सवाल का। इस सवाल का जवाब है ए, यानी कि केवल एक। केवल एक ही ऐसा कथन है जो सही है। अब देखिए इसके लिए स्पष्टीकरण में जो अनुच्छेद, हम अगर 22 पर आए तो अनुच्छेद 22 याद रखिएगा। सबसे पहले अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है, यानी कि इसके आधार पर हम यह समझते हैं कि गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना, यह अनुच्छेद 22 में स्पष्ट किया गया है।
अब निवारक निरोध का मतलब क्या है, यह भी समझ में आना चाहिए कि एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में पूछा जा सकता है कि निवारक निरोध है क्या। तो निवारक निरोध के बारे में इस तरह से समझ लीजिए, निवारक निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा परीक्षण और दोष सिद्धि के बिना हिरासत में रखना, इसी बात में सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, तो अब यह क्यों ऐसा किया गया है, निवारक निरोध की बात क्यों कही गई है। मान लीजिए कि निकट भविष्य में उसके अपराध करने से उसे रोकने के लिए यह एहतियात उपाय किया गया है, यानी कि अगर किसी पे आशंका है कि एक अपराध हो सकता है तो उसे रोकने के लिए, तो दोष सिद्ध हुआ नहीं है, लेकिन ऐसे में यह वह हो न जाए इसके लिए किया गया है। तो संविधान ने निवारक हिरासत के संबंध में विधायी शक्ति को संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच विभाजित किया है। संसद के पास विदेशी मामलों और भारत की सुरक्षा से जुड़े कारणों के लिए निवारक हिरासत का कानून बनाने का विशेष अधिकार है। इस वजह से कथन एक सही है। अब बात आती है दूसरे कथन की। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों एक साथ राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव और समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव से जुड़े कारणों के लिए निवारक हिरासत का कानून बना सकते हैं। तो यहां पे स्पष्ट हो गया कि यहां पे जो कानून बनाने की बात है संसद और राज्य विधानसभा दोनों के पास है। तो यहां पे क्या बात कहते हैं, राज्य विधानसभाओं के पास राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव से जुड़े कारणों के लिए निवारक हिरासत का कानून बनाने का विशेष अधिकार है। तो यह बात स्पष्ट नहीं है, इसी वजह से कथन दो सही नहीं है। तो उत्तर हमें मिल चुका है। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। रिट के संबंध में, अब देखिए ये सवाल अच्छा है। रिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। रिट अमेरिकी संविधान से उधार ली गई है, पहली बात। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है। फिर तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। कौन कौन सा इसमें सही नहीं है कि एक और दो नहीं है, दो और तीन नहीं है, तीन नहीं है, एक दो तीन नहीं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सा सही है, तभी तो हम जानेंगे सही कौन सा नहीं है। तो चलिए एक तरफ से पहले जवाब बता देता हूं, फिर शुरू करते हैं। इसका सही जवाब होगा डी, यानी कि एक, दो और तीन, तीनों ही इसमें सही नहीं है। कैसे नहीं है, जरा इसको बात को समझिए। जो रिट कानून है, रिट का जो कानून लिया गया है वह अमेरिकी संविधान से नहीं लिया गया है, वह लिया गया है अंग्रेजी कानून से। तो उन्हें जो है यानी कि रिट कानूनों को क्या कहा जाता है, विशेषाधिकार के रूप में रिट में जाना जाता है। विशेषाधिकार रिट है, रिट कानून। अब उसके बाद देखिए सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है, यह बात कही गई है। लेकिन यहां पे यह जानना जरूरी है कि सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय की तुलना में संकीर्ण है, जबकि यहां पे बात क्या कही गई है, सर्वोच्च न्यायालय के पास व्यापक है। नहीं, उच्च न्यायालय के पास ज्यादा व्यापक है। क्यों, देखिए सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट किसके लिए कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकार, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे बात की जाए हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट के पास यहां पे थोड़ी सी ज्यादा मिलता है। कैसे मिलता है, हाई कोर्ट क्या कर सकता है, ना केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकार तो रहेगा, प्लस कुछ अन्य भी उद्देश्य हो सकते हैं जिनकी पूर्ति हाई कोर्ट कर सकता है रिट के माध्यम से। तो ऐसे में संकीर्ण किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि रिट जो सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार है उच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है, तो बल्कि व्यापक नहीं है बल्कि संकीर्ण है। तो इसी वजह से यह जो है सही नहीं है, पहला भी सही नहीं था। अब तीसरा देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इंकार कर सकते हैं। यह बात देखिए इस सवाल में दी गई है, लेकिन सच्चाई क्या है। अनुच्छेद 32 के तहत यह लिखा है कि एक उपाय अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। ये जो 32 का है, ठीक है। तो अगर मौलिक अधिकार है और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इंकार नहीं कर सकता है। तो याद रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के संबंध में रिट की बात कही गई है अनुच्छेद 32 में है, तो यह जो है मौलिक अधिकार है, इस वजह से इसे इंकार नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के लिए 226 जो संविधान का अनुच्छेद है उसमें यह बात कही गई है कि यह एक विवेकाधीन उपाय है, इसलिए एक उच्च न्यायालय अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है। तो याद रखिएगा 226 जो हाई कोर्ट से संबंधित रिट का अधिकार है वह विवेकाधीन है, लेकिन चूंकि 32 मौलिक अधिकार के अंतर्गत है इसलिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट इनकार नहीं कर सकता है। तो तीसरा वाला भी गलत है, उत्तर हमें मिल चुका है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में सहकारिता से संबंधित एक नया निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया है। ए है 42वां, बी है 44वां, सी है 86वां और
डी है 97। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है इस सवाल में, चलिए जवाब से शुरू करते हैं फिर ज्यादा बेहतर होगा। सही जवाब है इसका डी। डी का मतलब क्या हुआ? 97। इस नंबर के संविधान संशोधन में सहकारिता से संबंधित एक नया निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया। अब इसको समझते हैं क्या है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम में सहकारी समितियों से संबंधित एक नया निदेशक सिद्धांत जो जोड़ा गया, इसमें राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, याद रखिएगा राज्य को बात हो रही है, राज्य को सहकारी समितियों से संबंधित जो सहकारी समितियां हैं उसमें क्या कर सकते हैं, वो गठन कर सकते हैं उनका। पहली बात, गठन के अलावा उसका जो कामकाज है, कामकाज भी नहीं, कैसा? स्वायत्त कामकाज। इसके अलावा जो लोकतांत्रिक उसका नियंत्रण है, उसका प्रबंधन है, को बढ़ावा देने की आवश्यकता के आधार पर अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के संबंध में प्रावधान है। तो याद रखिएगा सही उत्तर क्या है? विकल्प डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। सूची 1, सूची 2 समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 43 राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 36 उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, अनुच्छेद 43B उपर्युक्त युग्मों से कौन सा या कौन से सही सुमेलित नहीं है? केवल एक और 3, 2 और 3, 1, 2 और 3। तो याद रखिएगा यहाँ पे सही सुमेलित है की जगह लगा लीजिएगा सही सुमेलित नहीं है। सवाल को अब यहां से इस तरह से पूरा करके आगे बढ़ते हैं। देखिए जो समान नागरिक संहिता है वहां की अगर हम बात करें तो समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 में दिया गया है, 43 में नहीं है। तो याद रखिएगा 43 के हम बोलेंगे 44, अगर ये होता तब सही होता। फिर उसके बाद बात की जाए जो राज्य की परिभाषा की बात की गई है, यह अनुच्छेद 36 में इसका वर्णन मिलेगा। फिर जो 43B की जगह अगर यहाँ पे 43A होता तब यह सही हो जाता, क्योंकि जो 43A है वह उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात वहां पे बताई गई है। तो ऐसे में कौन कौन सा सही नहीं है? पहला और तीसरा सही नहीं है। उत्तर हमारा क्या है? 1 और 3। यही सवाल था, हमने इसको बदल दिया था। ठीक है, सही नहीं का मतलब क्या है, कौन सा इसमें गलत है, इस तरह से हमें सोच के चलना है, तब हम जवाब तक पहुंचेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये क्या क्या है? देखिए पहला है नवीन विशेषताएं, दूसरा है निर्दोषों के उपकरण, तीसरा है संविधान की मूल आत्मा, चौथा है संविधान का हृदय और आत्मा। देखिए यहाँ पे लिखा तो है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन नहीं है। तो हो सकता है सवाल इस तरह से भी सीधे पूछ ले कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कभी कभी कथन भी लिख देता है जबकि वो कथन होता नहीं है। तो सवाल किस तरह से शब्द है उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सवाल तो समझ ही जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही वर्णन नहीं करता है? चलिए समझते हैं। डॉक्टर बीआर, पहले उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर जो है याद रखिएगा सी है, यानी कि केवल 4 ही एक ऐसा कथन है जो सही नहीं है। ठीक है, ये जो है संविधान का हृदय और आत्मा, यह जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही वर्णन नहीं करता है। ये बात वर्णन करने के संदर्भ में सही नहीं है। उत्तर हो गया हमारा सी। लेकिन समझते हैं किस प्रकार से। पहले कौन कौन से सही हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे कौन वर्णन कर रहा है। डॉक्टर बीआर अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया था। तो यह अनूठी विशेषता जो थी अपने आप में एक नई विशेषता के रूप में दिखी, यह जिक्र सामने आता है और बीआर अंबेडकर के द्वारा आता है। याद रखिएगा कि इनके द्वारा, बीआर अंबेडकर। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि यह जो है यह नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही वर्णन करता है। फिर उसके बाद देखिए दूसरा कथन है, देखिए जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी का भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशों के उपकरण से गहरा संबंध है। मतलब यह जिक्र मिलता है भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से। तो यह जिक्र अगर मिलता है तो इसको हम मानेंगे कि यह सही वर्णन करता है। फिर उसके बाद हमने कहा था कि जो चौथा है वह सही वर्णन नहीं करता है हृदय और आत्मा का, लेकिन जो करता है संविधान की मूल आत्मा का, उसको समझ लेते हैं। जो ग्रेनविले ऑस्टिन थे, उन्होंने मौलिक अधिकारों और जो निदेशक सिद्धांत हैं उनको लेकर क्या कहा था? संविधान की मूल आत्मा के रूप में वर्णित किया था। किसने किया था? ग्रेनविले ऑस्टिन ने किया था। नाम याद रखिएगा। इनका कहना था जो मूल आत्मा है संविधान की, उसके लिए उन्होंने कहा था कि मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों को संविधान की मूल आत्मा के रूप में इन्होंने माना था। तो ऐसे में पहले 3 तो हमें मिलते हैं जो सही वर्णन करते हैं, तो हमारा जवाब होगा चौथा डी, जो सही वर्णन नहीं करता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
सवाल है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण में अदालतों की मदद करते हैं। यह राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। इनका विस्तार विदेशियों तक भी है। संसद उपयुक्त कानून द्वारा इन्हें लागू करने के लिए स्वतंत्र है। सही जवाब है इसका सी। सी का मतलब इनका विस्तार विदेशियों तक भी है। यह बात जो सही है, यह सही नहीं है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में इसके बारे में यह समझ लीजिए कि जो मौलिक कर्तव्य अदालतों को किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच के लिए निर्धारण करने में मदद करते हैं। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि कोई अदालत पाती है कि विचाराधीन कानून मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाना चाहता है, तो वह ऐसे कानून को अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता या अनुच्छेद 19 के संबंध में उचित मान सकता है। मौलिक कर्तव्य राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों जैसे राष्ट्रीय ध्वज को जलाना हो गया या सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना आदि के खिलाफ चेतावनी के रूप में भी कार्य करते हैं। वहीं कुछ मौलिक अधिकारों के विपरीत जो सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं, चाहे वे नागरिक हों या विदेशी, मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही सीमित हैं और विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं। इसी वजह से हमारा जवाब होगा वह सी होगा। चलिए ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों के संबंध विचार कीजिए। अब देखिए एक तरफ से अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है। अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। अनुच्छेद 21 भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है। अब यहां पे देखिए सवाल क्या है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों के संबंध विचार कीजिए। ठीक है, अब यहां पे जो बात है उसके हिसाब से देखिए कोड क्या है, उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। इसका उत्तर जो याद रखिएगा, उत्तर है इसका बी, यानी कि 2 और 3। अब यहां पे समझ लीजिए थोड़ी सी, भारतीय नागरिकों को उपयुक्त मूल अधिकार अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 है जो उपलब्ध मूल अधिकार हैं। इसलिए कथन 1 सही नहीं है, कथन 2 सही है। ठीक है, अब उसके बाद नागरिकों और विदेशी दोनों के लिए जो उपलब्ध मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं, मैं एक बार लिख देता हूं, ठीक है, तो याद रहेगा। नागरिकों और विदेशियों के लिए याद रखिएगा, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त जो मौलिक अधिकार है उसमें कौन कौन सा है? 14 है, 20 है, 21 है, 21A है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, इसके अलावा 26 है, इसके अलावा 27 है और 28 है। ये सारे ऐसे हैं जो नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। लेकिन भारतीय नागरिकों को जो जो प्राप्त हैं वो कौन से हैं? वो याद रखिएगा, 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या है, अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है। अब देखिए क्या ऐसा है? नहीं, 15 ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको हटा सकते हैं, कथन 1 सही नहीं है। फिर उसके बाद देखिए अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिकों के लिए है, तो यस अनुच्छेद 16 है, हमने ये देखा है। अनुच्छेद 21 भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है। देखिए अब यहाँ पे देखिए 21 दोनों के लिए उपलब्ध है, तो हमने देख लिया साफ साफ कि दूसरा और तीसरा जो है वह सही है, तो हम जवाब देख चुके हैं। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए, भारत में सहकारी समिति बनाना एक मौलिक अधिकार है। फिर अगला है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है ना तो 1 और ना ही 2। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जवाब जान लीजिए, इस सवाल का जवाब है ए। ए का मतलब क्या हो गया? केवल 1। इसका मतलब हो गया भारत में सहकारी समिति बनाना एक मौलिक अधिकार है, यह कथन सही है। लेकिन जो 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है वह सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान करता है, यह बात गलत है। अभी हमने कुछ देर पहले इस पर चर्चा की थी, आपको ध्यान होगा वहां पर हमने किसकी बात की थी। इसी में आपको अगर अंदाजा होगा तो आप अपने आप से इसका जवाब ढूंढ पाएंगे। अब चलिए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि जो सहकारी संस्था व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ होता है जो संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट होते हैं। सहकारी समिति का गठन इसके सदस्यों को पारस्परिक लाभ के लिए दिया जाता है, जो क्रमशः
जो कच्चे माल और कृषि उत्पादों की खरीद और बिक्री पर जो पूरा बेहतर सौदेबाजी के अवसर के लिए मिलकर काम करते हैं। अब देखिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम है, हमने अभी चर्चा किया ही था इस पर, 97। इस पर यह बात कही गई है, इस संविधान संशोधन के माध्यम से यह निश्चित किया गया था कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो 42वें की बात ही नहीं आएगी, फिर हम बात करेंगे 97 की। अगर यहाँ 97 लिखा होता तो फिर इसके बाद हम कहते दोनों सही है, तो यहाँ पे एक ही सही है, तो हमारा उत्तर है ए, यानी कि केवल एक। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 31B 9वीं अनुसूची में शामिल कृत्यों और विनियमों को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने और अमान्य होने से बचाता है। फिर उसके बाद देखिए अनुच्छेद 31C में प्रावधान है कि कोई भी कानून जो अनुच्छेद 39B और C में निर्दिष्ट समाजवादी निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास करता है, उसे अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। आपको क्या बताना है, कौन सा कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों सवाल का जो सही जवाब है वो तो सी है, यानी कि एक और दो दोनों ही यहाँ पे जो हम कथन देखें तो सही दिखाई देते हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, तो ज्यादा हमारे लिए आसान हो जाएगा। जो पहला प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 है, वहां पर भारत के संविधान में अनुच्छेद 31A और 31B शामिल किया गया था। याद रखिएगा, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? पहला, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। वहीं पे हमने 31A और 31B को देखा कि वह संविधान में शामिल किया गया, जबकि अनुच्छेद जो 31C है उसको कब शामिल किया गया था? 31C को याद रखिएगा, 31C शामिल हुआ था 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो कहीं पे धोखा ना हो जाए कि आपको लगे कि A, B और C तीनों ही पहले ही संविधान संशोधन के माध्यम से, सिर्फ A और B ही हुआ था। अब समझ लेते हैं, और यह 25वां संविधान संशोधन कब हुआ था? यह हुआ था वर्ष 1971 में। अब देखिए अनुच्छेद 31B को समझ लेते हैं। यह 9वीं अनुसूची में शामिल कृत्यों और विनियमों को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने और अमान्य होने से बचाता है। और इसी में जो अगला है वह है कि अनुच्छेद 31A से अधिक व्यापक है 31B, क्योंकि यह 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को मौलिक अधिकारों से मुक्त करता है। अनुच्छेद 31E के विपरीत जो केवल 5 श्रेणियों की रक्षा करता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद जो 31B है वो ज्यादा व्यापक है। ठीक है, अब हमने जो बात की अभी कि हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने IR कोहलर जो एक मामला था 2007 में अपने फैसले में सुनाया था कि 9वीं अनुसूची के तहत जो कानून है उस जांच के दायरे में आएंगे यदि वे मौलिक अधिकारों या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करेंगे। तो यह बात स्पष्ट रखिएगा, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो वहां पर वह आएंगे जांच पे, और फिर ऐसे में अगर स्थिति बनेगी तो फिर वह शून्य भी घोषित हो सकता है। तो याद रखिएगा, इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार जब एक बार देखें तो 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती मामले में संविधान की बुनियादी संरचना का एक सिद्धांत भी दिया था इसी दौरान। तो वह बात भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बुनियादी जो संरचना का सिद्धांत है 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती मामले में आया था। फिलहाल के लिए हमें जवाब मिल चुका है, जवाब क्या है हमारा? दोनों ही सही है। चलिए अब एक अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन विधेयकों के संबंध में वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। दूसरा है, राष्ट्रपति राज्य विधानों पर वीटो शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। दोस्तों अपने सवाल का जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। अभ्यास जारी रखिए और भी सवाल करते रहिए। जितने आप सवालों का अभ्यास करेंगे तैयारी आपकी उतनी बेहतर होगी। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, करंट अफेयर रिवीजन सीरीज भी आ चुकी है। वह करंट अफेयर रिवीजन सीरीज हर दिन दोपहर में 2 बजे आ रही है, तो उसको भी फॉलो करते रहिए, उसको भी देखते रहिए। और MCQs प्रैक्टिस सीरीज भी हर दिन आ रही है, रात को 9 बजे आ रही है, उसको भी देखते रहिए। अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए और रिवीजन का रिवीजन भी जारी रखिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।